14वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बात करने वाले हैं। सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल ने अभिभाषण पेश किया। सरकार की योजनाओं, सरकार की नीतियों, उपलब्धियों का खाका रखा गया। सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है बुधवार के लिए। ऐसे में चर्चा इस बार के सत्र में पेश किए जाने वाले कार्यकाल के अंतिम बजट को लेकर हम करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 14वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां सदन में रखी, तो सदन में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा हुई। मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। मेरी सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण उत्थान को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का दर्शन व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। अगर किसानों की बात करें, हमारी सरकार आने से पहले केवल 2 फसलें एमएसपी के ऊपर बिका करती थी। आज हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां 14 फसलें आज एमएसपी के ऊपर बिकती है। और विपक्ष के साथी भी अध्यक्ष महोदय अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे कि 2014 के अंदर एमएसपी का क्या रेट हुआ करता था, आज क्या रेट है। कोई भी फसल 1.5-2 गुना से कम अगर हो तो विपक्ष के साथी उसको देख सकते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े नेता ने एक बार कहा था कि हमारे किसानों को, हमारे देहात के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। समझाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, बहकाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। इनको अपनी सोच को बदलने की आज जरूरत है कि जब सदन में एक बार फिर से सत्र की अवधि को लेकर बहस देखने को मिली। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। आप सदस्यों की राय थी कि ये जो लंबा होता है 11 बजे 6 बजे तक, हाँ जी ठीक है, ये तो रूल्स कमेटी में भी कल हो गया। हाँ जी, 11 से 5 रखोगे। हाँ जी, देखो तो आगे के लिए लागू होगा ना। नहीं, आज अगर सदन कहेगा, आज सदन कर सकते हैं प्रस्ताव। अगर आज सदन कहेगा तो आज भी 5 बजे। आज क्यों कह रहे हो? जैसे आज आपने कहा था गवर्नर टाइम कम रह जाएगा। हाँ। तो इस सदन में तो यही रहने दो। 3 दिन का सदन रखा है हमने, 1 घंटा का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव ये है कि अगर 11 से 5 करते हैं, उसके बाद भी आपके पास अधिकार है उसको एक्सटेंड करना, जब तक करते रहेंगे। 5 का 6 करना नियम का विषय है। नियम अगर करना अगले सेशन से हो रहा है, रूल्स कमेटी पास कर रही है, रूल्स कमेटी में आ जाएगा। अगले सेशन से तो यही टाइम हो जाएगा 11 से 5 जो एग्रीड है। इस सेशन में क्योंकि टाइम की कमी है, जैसे आज भी 2 ही बोलेंगे, फिर गवर्नर कल शुरू करेंगे, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या 3-4 दिन में इसमें सेशन में रहेगा। अगले रूल्स कमेटी ने तो कर ही दिया। रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन हाउस के अंदर आएंगी, उसमें पास हो जाएगा। तो वहीं सदन की कार्रवाई के बाद संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया कि लोगों का बीजेपी में विश्वास बढ़ा है। साथ ही विपक्ष पर भी कंवरपाल गुर्जर ने जोरदार निशाना साधा। और हर आदमी इस बात को महसूस कर रहा है। जहां पहली सरकार के बारे में जिस प्रकार के आरोप लगते थे, पक्षपात के आरोप लगते थे, चाहे डेवलपमेंट का था, चाहे रोजगार का था, तो आज उस प्रकार का पूरे हरियाणा में कहीं चर्चा भी नहीं है उस बात की कि कहीं किसी के साथ हो रहा। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट की गई है और हरविंदर कल्याण जी ने जिस प्रकार से उसका सारा अनुमोदन भी किया है, तो स्पष्ट है कि सरकार ने उस प्रकार के काम किए हैं। 9.5 साल के बावजूद सरकार में जिस प्रकार का विश्वास पहले दिन था, उसी प्रकार का, बल्कि उससे ज्यादा विश्वास जनता का आज भी सरकार के प्रति है। जहां हाउस के अंदर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, वहीं सरकार के प्रति बाहर भी उतना ही विश्वास है जितना 2014 में उसने व्यक्त किया था,
वैसा ही विश्वास है और बल्कि उससे ज्यादा विश्वास है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले इस बार का बजट सत्र बेहद खास माना जा रहा है। विपक्ष अपने मुद्दों के साथ सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। तो वहीं इस बार के बजट सत्र पर भी प्रदेश की निगाहें हैं। सीएम के पिटारे से इस बार क्या प्रदेश की आवाम को मिलेगा, ये देखने की बात होगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वंदना पोपली जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। वंदना पोपली जी, कैसे देख रहे हैं पहले दिन की कार्यवाही को लेकर? कांग्रेस हालांकि ये कह रही है कि राज्यपाल को अभिभाषण पेश करना होता है तो किया गया, लेकिन आधे से ज्यादा केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र हुआ है। ज्योति जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बजट सेशन चल रहा है और आज की जो हमने कार्यवाही देखी उसमें बहुत क्लियरली समझ आया कि किस प्रकार से जो विपक्ष है वो कोशिश करता है कि समय को कैसे किल किया जाए, कैसे समय खत्म किया जाए, क्योंकि मुद्दे नहीं है उस पर बातचीत करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कोशिश की जाती है कि समय को खत्म किया जाए। आप ये देखिए, जब बीएससी की बैठक होती है तो उसके अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, उसके अंदर समय के बारे में चर्चा होती है, हर एक चीज़ के बारे में चर्चा होती है। उसके बाद बाहर आकर ये अलग तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि जी देखिए हमें समय कम मिल रहा है। कभी ये कहा जाता है कि हमारे जो विधायक हैं उनको समय कम दिया जा रहा है। ये तमाम तरह की जो एलिगेशंस है वो लगाए जाते रहे हैं। लेकिन आपको मैं कुछ एक यहाँ पर तुलनात्मक आपको चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कहते हैं कि 3 दिन का जो सेशन है, ये अभी तक ये कहते आए थे, हालांकि बात अलग है कि ये वाला सेशन बजट सेशन है, ये लंबा है, ये भी हमने जो इसका जो काम किया है इसको लंबा करने का वो भी हमने किया है, ये प्रक्रिया भी हमने शुरू किया है। इनका जो बजट है वो माफ़ कीजिएगा, इनका जो सेशन था वो कितना होता था, 2 सिटिंग का होता था। इसको 3 सिटिंग का करने का हमने काम किया। अगर आपको याद हो 2 सिटिंग होना साल के अंदर ज़रूरी है विधानसभा के लिए, लेकिन उसको 3 तक लाने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये भी कंपैरिजन करना चाहिए कि इन्होंने कितने लोगों को बाहर किया था और हमने कितने लोगों को बाहर किया। वो बात अलग है कि जो कांग्रेस वाले हैं वो अपने आप वॉकआउट कर जाते हैं जब उनको लगता है जवाब नहीं है। मैं तो जब भी कोई सेशन शुरू होता है, मुद्दे पूछे जाते हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कांग्रेस को ये ध्यान रखें कि वॉकआउट ना करें, प्रश्न पूछे तो जवाब सुनने का भी इंतजार करें, वो इंतजार नहीं करते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि समय को लेकर ये टाइम किलिंग की बात है यहाँ पर, कि कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम समय को ख़त्म करें, किस तरह से बातचीत को जो है ये जो टाइम मिला है इसको ख़त्म करके और फटाफट से कर ले मामला। लेकिन जहाँ तक राज्यपाल जी के अभिभाषण की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये चुनावी साल है, राज्यपाल जी ने जो है पूरी जो डेटाज रखे हैं वो अपनी सरकार के रखे हैं और बीच में कुछ जो डेटाज हैं वो केंद्र सरकार के भी रखे हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हरियाणा पे पड़ता है। आप ये देखिए यहाँ पर राज्य सरकारों द्वारा जो श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन है उन्होंने उसकी बात की, उन्होंने वित्तीय सहायता की बात करी, विवाह शगुन की बात करी। उन्होंने यहाँ पर मुझे लगता है कि एक जो हम उम्मीद करते हैं, जो हम ये मानते हैं कि इस तरह का एक व्यू आना चाहिए कि किस प्रकार से वीरों के बारे में, किसानों के बारे में बात करी, वो भी उनकी तरफ से, और किस प्रकार से सर्वोच्चता पर उनको रखा जा रहा है उसके बारे में बात करी। उन्होंने डीबीटी की बात करी। डीबीटी मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये सिर्फ केंद्र की बात हो रही है, यहाँ पर हरियाणा की बात हो रही है कि किस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार ने यहाँ पर 74,669 करोड़ रुपए भेजे और फर्जी लाभार्थी जो कि 36.75 लाख थे उनको हटाया। ये भी राज्य सरकार की बात है। तो मुझे ये लगता है कि मोबाइल ऐप की बात कर लीजिए या कितने भ्रष्टाचार के विरोध कितने जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। किस प्रकार से जो आवास को नवीनीकरण को लेकर जो गरीब परिवार है उनको 80,000 का अनुदान दिया जा रहा है। 11,700 से ज़्यादा लाभार्थियों को सिर्फ 1 वर्ष के अंदर ये जो अनुदान दिया गया, ये सब जो विषय हैं वो या तो उन्होंने राज्य सरकार के बारे में बात करी या बात करी वो केंद्र सरकार की योजनाएं जिनका राज्य में फायदा हो रहा है तो उसका उन्होंने जिक्र किया। अब वही है ना कि कहना है कुछ तो कहेंगे वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर बैठकर उन्होंने कुछ तो कहना है, कहीं तो ऑब्जेक्शन लगानी है। डेटाज इनके पास है नहीं, आंकड़े इनके पास है नहीं, इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं था, तो आज ये दिखाई देता है कि चलो और तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसी तरह के प्रश्न उठा देते हैं। आप सबसे बड़ी बात देखिए ना कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। अब ये बताइए कि
6 महीने पहले, साल भर पहले की बात है, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आए थे, तब भी लेकर आए थे। इसका औचित्य क्या है? ये क्या कह रहे हैं? देखिए कारण सुनिए, इनका कारण ये है, ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अरे उसके लिए विधानसभा में रुकना पड़ता है। आपकी बात, आप अपनी बात सुनाते और निकल जाते हैं। हमने बहुत क्लियरली सुना, कंवरपाल गुर्जर जी बार बार बोलते रहे, हुड्डा साहब आपने अपनी मन की कह दी, हमारी तो सुन लो, जवाब तो सुन लो। वो यूं करके निकल गए कि नहीं जी हम जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको रहना पड़ता है। और ये बार बार कहते हैं कि हमारे विधायकों को टाइम नहीं दिया जा रहा। टाइम तो इनसे पूछ कर ही दिया जाता है, साथ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठकर डिसाइड होता है सब कुछ। और लॉटरी सिस्टम हम लेकर आए ताकि सबका नंबर लगे, सब जो भी क्वेश्चन डालते हैं उनको लॉटरी सिस्टम से हम निकालते हैं, ताकि ये ना कहा जाए कि अरे ये तो सरकार अपने अपने लोगों का ही सुन रही है। ऐसा नहीं है, ये सब पूरा निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता तरीके से ये पूरी प्रोसीडिंग चलती है। लेकिन ये जो लेकर आए हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, मुझे लगता है इनको भी मालूम है कि नंबर किस पक्ष में है, सरकार चल रही है तो नंबर उसी के पक्ष में है। लेकिन ये किस लिए लेकर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि हाइप दिखाना है मीडिया के अंदर कि देखिए हमने ये भी कर दिया। और तो कुछ है नहीं इनके पास, अपने समय का बताने का कुछ है नहीं। इनका अगर मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार की बात करूं तो इनका अभी तक क्लियर नहीं है कौन रहेगा। राहुल गांधी जी भी ज्यादा बोल नहीं सकते। न्याय यात्रा में वो क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं कथित न्याय यात्रा में, वो हम सभी देख रहे हैं। तो एक सेकंड अपनी बारे में बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि कहीं हमारी तरफ ध्यान अट्रैक्ट हो जाए, हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, मीडिया देखे कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं। और उसके पीछे तरीका क्या बता रहे हैं कि हमें समय नहीं मिलता। फिर से कहना चाहूंगी, रुकिए जरूर, समय तो मिल ही रहा है लेकिन रुकना पड़ता है, वॉकआउट नहीं करना चाहिए। बजरंग जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पोपली जी भी सवाल खड़े कर रही हैं। कल भी हमने डिबेट में बात की, आपकी विधायक किरण चौधरी की ओर से भी कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है, संख्या बल हमारे पास है नहीं, सरकार बहुमत में है, अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब बीजेपी को मौका देना अपनी बात रखने का। ज्योति जी, पहले तो मैं आज राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण के अंदर जो बात कही, हरियाणा के अंदर अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, विकास, कानून व्यवस्था, सारी चिट्ठी जो सरकार ने लिख के दी वो लोगों यूं पढ़ दी भी हरियाणा में ये हुआ। मैं एक दो बातों का जवाब देना चाहता हूं। जहां शिक्षा की बात की, इनके राज के अंदर 800 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षा का बुरा हाल है, स्कूलों में बैठने लिए बच्चों के लिए बेंच नहीं है, यहाँ वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जर्जर हालत में बिल्डिंग है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है। ये बात करते हैं अच्छी शिक्षा देने की। दूसरी बात, इन्होंने कहा भी हमने कानून व्यवस्था में सुधार लाया, हमने उनके समय में पर्चे दर्ज नहीं होते थे, हमने इतने पर्चे दर्ज हुए, सारी अभिभाषण में उन्होंने बताया राज्यपाल जी ने। आज हालात क्या है, आज भी आपके सामने सरसई के अंदर दिन दहाड़े स्वाद चौक पर गोलियां चली, 2 आदमी गोली लगी। खुलेआम दिन दहाड़े फरोख्ती, गोलियां, लूटपाट की वारदात हरियाणा के अंदर हो रही है। हरियाणा क्राइम का अड्डा बन चुका है। आज क्राइम में नंबर 1, नशे में नंबर 1, युवा पीढ़ी बेरोजगारी के कारण नशे के अंदर धकेला जा रहा है। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर हो चुकी है। और राज्यपाल जी ने किसान की बात कही। अरे मैं पूछना चाहता हूं, किसान आपके राज्य में खुश है तो आंदोलन कौन कर रहा है? क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं? आपके राज्य के अंदर तो 750 किसान पहले आंदोलन में शहीद हुए। आपके कारण 2 किसान पंजाब के अंदर आज भी शहीद हो चुके हैं, ये भी आपके सामने है। वो कहते हैं हमने आंसू गैस के गोले जो दाबे पंजाब के अंदर दाबे, गैस के गोले दाबे। किरण ने जो कहा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संख्या बल कांग्रेस के पास नहीं है, सरकार बहुमत में है, अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या? वो भी बताइए। ज्योति जी, मैं एक बात का जवाब हो ज्योति जी, मैं वो उसकी बात भी करूंगा। जब राज्यपाल जी जो बात कही है वो तो बता दूं, राज्यपाल ने क्या क्या भाषण पढ़ा है, जो चिट्ठी लिख के दी है, लोगों गुमराह करने वाली, हमने विकास कर दिए, किसान के लिए कर दिया, 2020, 21, 22 3 साल के किसानों के मुआवजे आज तक बाकी फसलों के, और किसान
पूरे जिले हेडक्वार्टर के ऊपर धरने दे रहे हैं, 2-2 साल पर धरने पे बैठे हैं, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला, गेहूं का मुआवजा नहीं मिला, कपास का मुआवजा नहीं मिला, और कहते हैं हमारे राज के अंदर किसान खुश है। जहां आप देखिए अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं अविश्वास प्रस्ताव जनता की मांग है। जनता ने कहा इस निकम्मी सरकार से, इस भ्रष्ट सरकार से पेंडा छुड़ाइए, मगर क्या जहां भी जाते हैं हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस पार्टी घर घर संपर्क कर रही है। प्रस्ताव लाने से विधानसभा अगर लगता भी है आप लोगों को कि जनता ये चाहती है, तो आप लोगों के इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लाने से सरकार से पीछा छूटेगा क्या? अगर आपको लग भी रहा है कि जनता की भावना यही, तो चुनाव में ही हो पाएगा। मैं यही अगर चाहता हूँ, ज्योति की मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ जनता चाहती है इस सरकार से मुक्ति जाना, इस सरकार से दुखी है। जनता की मांग के ऊपर हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। जहाँ जजपा वाले हैं, आजाद विधायक क्या कहते थे, अब की बार यमुना पार माल खाने के लिए उनके साथ बैठे हैं, वो जनता के बीच जाके कहते हैं किसानों को हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के साथ हैं, हम मजदूर के साथ हैं। वो लोग कहते हैं हमारे बीच आकर जजपा वाले आश्वासन देते हैं। जजपा वाले कौन? एक ही रह गया जजपा के अंदर, माँ और बेटा, बाकी तो लोग खिलाफ है। राम कुमार गौतम से पता कर लो, माल खा गया भाई। एक तो आपको उम्मीद वहां से है क्या? 7 महकमे जी, आपको उम्मीद वहां से है क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन में पक्की उम्मीद है। जनता सुन लो, कांग्रेस की बात नहीं है, बात जनता की है। किस मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? इस निकम्मी जनता का पैसा और समय व्यर्थ करना उम्मीद किस बेस पर है, ये तो खुद ही बताएंगे। मत बोलिए, आप सुनिए, सुनने का मादा रखिए। मैं भी सुनना था आपकी बात, आपने काफी बोल लिया। मेरी बात मौका है, आप सुनते रहो, आप नोट करिए बिंद्रा जी, फिर आपके समय बोलना। मैं बताना चाहता हूँ किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे कहने के लिए। हमने इस वास्ते जनता कहने पर उन्होंने कहा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, हम ये खिलाफ वोट देंगे। हमें हमारे लिए वोट नहीं चाहिए, हमें जनता के लिए चाहिए। जो किसान मर रहा है उसके लिए चाहिए, व्यापारी जो लूट रहा है, खुलेआम व्यापारी जहाँ लूट पाट हो रही है, फरोख्ती मांगी जाए, उनके लिए चाहिए। उद्योग ठप हो गए उसके लिए चाहिए। आज निकम्मी सरकार देखिए, दिल्ली जाने नहीं देते किसानों को, दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए, बहादुरगढ़ पूरा बंद कर दिया, आपने कुंडली बंद कर दिया, सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। मेरी आज भी बहादुरगढ़ बात हुई थी, परसों मैं बहादुरगढ़ गया था, बोला जी हमारा फुटवेयर का इंडस्ट्री पूरा बर्बाद हो गया, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। मैं सोनीपत गया 3 दिन पहले, वहां भी रो रहे थे। इन्होंने तो व्यापार बंद कर दिया, उद्योग बंद कर दिया। शादियों के सीजन है, लोग शादियों से होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सारे बर्बाद होते जा रहे हैं। इनकी पल्ले है क्या? कुछ तो करते नहीं है, बेमतलब की किसान को भड़काने का काम करते। आप उनकी समस्या समाधान क्यों नहीं करते? आपने वादा किया था किसान को, हम किसान की आय 2 गुना करेंगे। आपने एक कमेटी बनाई थी एमएसपी की, एमएसपी देने के लिए एक कमेटी बनाई थी 2 साल। सारा यही बोलेंगे क्या? सारा यही बोलेंगे क्या? जवाब में टाइम नहीं मिलेगा, क्यों झूठे आश्वासन? जवाब में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है बजरंग जी, आप बहुत विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं, अभी आप रुकिए, किसान की अभी रुकिए सर, रुकिए। इनेलो कैसे देख रही है कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को? दूसरा कौन कौन से मुद्दे आप लोगों की ओर से, आपके विधायक की ओर से उठाए जाएंगे? हाँ देखिए ज्योति जी, कांग्रेस के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है ये तो एक हास्यास्पद बात ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पहले भी इन्होंने रखा था और वो रख करके बाहर चले गए थे। इस बार जब 25 विधायकों ने ही उसके ऊपर साइन किए हैं और सरकार जो है स्पष्ट बहुमत में वहां बैठी है, ये सिर्फ टू किल द टाइम के लिए एक तरीका अपनाया है। जिस प्रकार से आज भी मैं सुन रहा था दिन में एक छोटी सी बात को लेकर के कि राज्यपाल के भाषण के बाद तुरंत चर्चा होनी चाहिए या अगले दिन चर्चा होनी चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर के सारा सदन ही कंफ्यूज्ड हो गया कि रूल क्या है क्या नहीं है। और दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी वाले भी इसी बात के ऊपर आधा घंटा खा गए कि तुरंत चर्चा होनी चाहिए या अगले दिन चर्चा होनी चाहिए। एक दिन इस बात पर खा जाएंगे,
ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन रखेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी, ये होगा वो होगा, बाद में कांग्रेस वाले बाहर निकल जाएंगे। क्या औचित्य है इसका? कोई औचित्य नहीं। बजट जो है किसी भी देश और प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण एक जो है ना डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये, और बहुत महत्वपूर्ण अकाउंट्स होते हैं। इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, न कि इसको मजाक में लेकर के जाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कि पहले 2023 का बजट आया, फिर 22 का बजट आया, कंटिन्यूसली जो है ना 9वां 10वां बजट इस सरकार का आ रहा है। तो जो भी घोषणा की जाती है बजट में, अभी क्या पिटारे में है वो तो आने वाला समय बताएगा। हाँ। लेकिन जो पीछे वाला बजट था उसके अंदर जो घोषणाएं की गई थी, जो वायदे किए गए थे, उनके ऊपर कितने % परफॉर्मेंस है, कितना कंप्लीशन है उनका, उस बात को भी सदन में एक जिम्मेवारी के साथ सरकार को रखना चाहिए और बताना चाहिए कि पिछले बजट में हमने ये घोषणा की थी। जैसे कि कुछ घोषणाएं मैंने देखी हैं, 1 लाख घर बना करके देंगे हम, गुरुग्राम में 700 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, सभी स्कूलों को ठीक करेंगे और अध्यापकों को पूरा करने का काम करेंगे, 5000 एकड़ भूमि का सुधार करेंगे और सांझी डायरी योजना आदि आदि शुरू करने की बात कही गई थी। उसमें से कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, उसका लेखा जोखा व्हाइट पेपर उसके ऊपर आना चाहिए। और आगे जो कहे उसके बारे में भी एक स्पष्ट विजन होना चाहिए। जनता ने इनको पावर दी है कुछ करके दिखाने की, तो करके दिखाना चाहिए, झूठी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे अभी हमारी वंदना बहन जी बोल रही थी, ये भी टाइम की ली कर रही है। कहाँ बजट के ऊपर डिबेट चल रही है, कहाँ राहुल गांधी को लेकर के बीच में आ गई। क्या क्या काम था राहुल गांधी का यहाँ पर बजट के बारे में बतानी चाहिए थी इनको। दूसरी बात देखिए, एक बड़ा अजीबोगरीब जो है ना प्रस्ताव पास हुआ आज के पहले ही दिन। इन्होंने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति शिकायत दर्ज करवाई थी कुछ विधायकों ने, और वो 3 बार समिति ने अपने पास बुलाया, विशेषाधिकार समिति ने, कि भाई आप पेश होकर के अपना जो है ना पक्ष स्पष्ट करने का काम करें। वो तीनों बार ही गैर हाजिर रहे। तो क्या 3 बार बुलाने के बाद वो शिकायत निरस्त नहीं हो जाती? क्या वो रद्द नहीं हो जानी चाहिए थी? लेकिन उसको अगले सेशन तक फिर बढ़ाने का काम किया गया। ये कानून विरोधी बातें जो इस तरह की होती है, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसी प्रकार से प्रिंसिपल वाली जांच समिति की भी कार्य अवधि अगले सेशन की फर्स्ट मीटिंग तक बढ़ाने का काम कर दिया गया। हर बार ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, जो शिकायतकर्ता वहां पर आता ही नहीं, तो क्यों उस काम को लिंगर ऑन कर रहे हैं? उसको खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ पर सरकार की मंशा जो है वो नेगेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दी। दूसरी बात, राज्यपाल जी का एक बहुत ही सम्मानित पद होता है जो डायरेक्ट राष्ट्रपति के अधीन होकर के कार्य करने का काम करते हैं, और वो सरकार के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को पढ़ने का काम करते हैं। तो कम से कम सरकार को ड्राफ्ट जो राज्यपाल से पढ़वाना होता है वो सत्यता के आधार पर होना चाहिए। वहां तो कम से कम झूठ ना हो। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री अपने मुखारबिंद से जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं, लेकिन राज्यपाल के द्वारा जो कहलवाया जाता है सदन के बीच में, वो सत्य बातें होनी चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने, हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा में बहुत सुधार कर दिया, कोई सुधार नहीं हुआ। और स्वास्थ्य की उन्होंने दुहाई दी कि स्वास्थ्य में बहुत सुधार है। आज भी हमारे प्रदेश के हॉस्पिटलों में और तो अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, और कैथ लैब इत्यादि की तो बात ही छोड़िए। मात्र 10-12 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं मिलती है। और राज्यपाल जी के भाषण में पढ़वाया जाता है कि स्वास्थ्य में अति उत्तम सुधार हो गया। महिलाओं के लिए बहुत विकास के काम बताए गए, बहुत कल्याणकारी योजना लागू करने की बात की गई। लेकिन एनएसओ कहता है, हमारा जो पीएमओ ऑफिस से रिपोर्ट निकलते है कि हरियाणा प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा में अति पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी में हमारा नंबर है, रोजगार के साधन उपलब्ध करने की बात की गई। सफाई में जो अस्वच्छता जो थी उसमें हमारा हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 पर आता है, और सफाई के लिए कसीदे पड़े जाते हैं कि सफाई व्यवस्था हमने बहुत अच्छी की हुई है। इसी प्रकार से शिक्षा में कितनी वैकेंसियां खाली पड़ी है, शिक्षा का सुधार कहां से होगा। तो मेरा तो अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से ये है कि 2024 का जो बजट की घोषणा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी 23 तारीख को, उसमें वो सत्यता के आधार पर होना चाहिए और उसमें सारे सत्य बिंदु हो और पिछले का विवरण देने का काम करना चाहिए। नेक्स्ट बात मैं ये निवेदन करना चाहूंगा हमारी मौजूदा सरकार से कि सदन के जितने भी
वहां पर मेंबर हैं और जिस प्रकार से हमने भी लगभग 13 मोशन वहां पर दिए हुए हैं, स्टार क्वेश्चन दिए हैं, चाहे बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, क्राइम का है, बहुत सारे हमने लगभग 13 मोशन वहां पर दिए हुए हैं। तो उनको सभी को बोलने का मौका दे, उनको पूरी बात सुनने का मौका दे। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सबके कॉमन होते हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, कोई गवर्नमेंट के अध्यक्ष नहीं होते, न कि किसी पार्टी विशेष के अध्यक्ष होते हैं। सभी की सहमति से उनको चुना जाता है और एक निष्पक्षता की उनसे उम्मीद लगाई जाती है। तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय जो है वो निष्पक्षता के साथ, चाहे विपक्ष का चाहे विपक्ष का, सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दे, पूरा अवसर प्रदान करें। पहले की तरह से ये नहीं कि बात को घुमा फिरा करके जिस प्रकार से खास करके चौधरी अभय सिंह के ऊपर वो टारगेट करते हैं, हमने पिछले सेशन में भी देखा था, उससे पिछले सेशन में भी देखा और पिछले बजट सत्र में भी देखा था कि वो बातों को नेगेटिविटी में ले जा करके और कहीं किसी न किसी कारण से पोपली जी से उत्तर लेंगे वो दबाने का काम करते हैं। पहले आम आदमी पार्टी को मैं चर्चा में जोड़ रही हूं, लेकिन वो दबने वाले नहीं है, उसकी बात को पूरा सदन में जो आप लोग हैं नहीं, आप लोग भी टीवी पर ही देखते हैं सदन की कार्यवाही को, कैसे देख रहे हैं इस बार के सत्र को? हर बार की तरह विपक्ष कह रहा है मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की भरमार है। सरकार कहती है मुद्दाविहीन विपक्ष है, जो भी मुद्दे लेकर आएंगे हम उत्तर देंगे। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, किसी भी तरीके से भाजपा का जो बजट सत्र है वो उनका सत्र जो है बहुत गिरता जा रहा है दिन पे दिन। ये सत्र नहीं, सत्र गिर रहा है लोगों का। अचरज की बात यह है कि जब से भाजपा की सरकार आई है और जब से इनका बजट बनता जा रहा है, बजट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हरियाणा के लोगों का बीपीएल परिवार की श्रेणी में बढ़ता जा रहा है। जब 2014 में भाजपा की सरकार आई तो हरियाणा में बीपीएल परिवार के लोग 1.26 करोड़ थे। आज की जो नई जन आई है उसमें आए 1.80 करोड़ के आसपास। अरे 50 करोड़ के आसपास आपने लोग बढ़ा दिए, बीपीएल परिवार में लोग आ गए हैं। ऐसी क्या स्थिति होगी? बजट तो शायद जनता के उत्थान के लिए होता है। आय का दायरा बढ़ा दिया ना उसमें। अरे ज्योति जी आय का दायरा, अरे 10 साल पहले जो 1 रुपए की कीमत थी वो आज कीमत नहीं है। ये भी समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये भी समझना पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत जो 10 साल पहले थी वो आज नहीं है। अगर आपने दायरा बढ़ाया है तो लोगों की इनकम भी बढ़ाइएगा, उनको बीपीएल परिवार में वापस मत लेकर के आओ। एक बात ये। दूसरा, इन्होंने कहा कि शिक्षा पर हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पिछली ही बार इन्होंने पैसा वापस भेजा है कि हमसे ये पैसा नहीं लगा साहब, ये पैसा वापस ले लो। लैप्स कर दिया शिक्षा का पैसा। सरकारी स्कूलों को बंद करते हैं, 14.2% से 13.2% लेकर के आते हैं, उसके बाद 10% पर लेकर के आते हैं, जो कि पूरे भारत देश का सबसे निम्न स्तर का शिक्षा का बजट हरियाणा के अंदर अब की बार 10.36% आने वाला है। स्कूलों को बंद करते जा रहे। 70,000 टीचर नहीं है हरियाणा के अंदर। हाई कोर्ट इन पर फाइन लगा देता है 5 लाख रुपए का कि आपके हरियाणा के स्कूलों में ना टीचर है, ना वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय। शौचालयों का दम बढ़ती है भाजपा की सरकार की, शौचालय बनाए पूरे देश में, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर जो कन्याओं के हैं, जो बेटियों के स्कूल है, उनके अंदर शौचालय नहीं है ज्योति जी, ना बिल्डिंग है। रेवाड़ी के अंदर, पोपली जी रेवाड़ी से आती है, रेवाड़ी में अभी पिछले महीने एक बिल्डिंग गिर जाने से, दीवार गिर जाने से स्कूल का बच्चा मर गया। उसके बारे में क्या कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम किया इन लोगों ने। इन्हीं के रेवाड़ी में जहां पर मोदी जी आए थे, भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी गारंटियों की बात कर रहे थे, उसी रेवाड़ी के अंदर एक स्कूल बंद है और उसमें दारू की भट्टी चल रही है। ये इनका शिक्षा का इनका प्रावधान है कि शिक्षा ऐसी हम बढ़िया दे रहे हैं। स्वास्थ्य की इन्होंने बात की कि स्वास्थ्य पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लनहड़ मेडिकल कॉलेज के लिए 46.48 करोड़ रुपए की राशि लगी, लेकिन उन्होंने खर्च कितना किया? मात्र 7 लाख। ज्योति, सोचने वाली बात है, जहां पर 46.5 करोड़ की लागत लगनी चाहिए थी, वहां पर इनका बजट भी पास हुआ, लेकिन पैसा लगाते सिर्फ 7 लाख रुपए। उसके बाद गुरुग्राम में बोलते हैं कि 700 बेड का बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। आज तक एक बेड का हॉस्पिटल इनसे बना नहीं है। ना ही गुरुग्राम के हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना एमआरआई है, ना सीटी स्कैन है। सारी की सारी चीजों के लिए प्राइवेट कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है और लोगों की जेब काटने का ये लोग काम गुरुग्राम के अंदर कर रहे हैं, जिसको गुरुग्राम को मोदी जी ने कहा था कि इन्वर्टर फ्री बनाऊंगा। इस एनसीआर में गुरुग्राम को पहला ऐसा बना दूंगा जो कि इन्वर्टर फ्री होगा, लोगों के घरों में जनरेटर लग गए। मोदी जी थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दें। मेरे पास बजट की कुछ कॉपियां भी हैं ज्योति जी, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊं। इन्होंने कहा था कि 2 लाख लोग रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए, बेरोजगारी में हम सबसे आगे जा रहे हैं।
इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई सबसे ऊपर जाती जा रही है, बीपीएल के लोग बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ पेपर कराएंगे बच्चों के, सबसे ज्यादा पेपर लीक अगर हुए हैं तो भाजपा की सरकार में हुए हैं। इन्होंने कहा था कि 4000 प्ले स्कूल खोलेंगे पिछले बजट में, लेकिन एक स्कूल अगर खोला हो तो वंदना पोपली जी जवाब दे दें। इन्होंने कहा कि 500 ड्रोन संचालकों को हम ड्रोन चलाना सिखाएंगे, युवा किसानों को। कितने किसानों को इन्होंने ड्रोन चलाना सिखाया है। इन्होंने कहा कि सीवरेज की व्यवस्था साफ करने के लिए 200 करोड़ का खर्च करेंगे, लेकिन गुरुग्राम में अगर बारिश हो जाए तो पानी कितना लबालब बहता है। आने वाले दिनों में आप ही के टीवी चैनल पे डिबेट होगी कि गुरुग्राम पानी से लबालब, वो 200 करोड़ रुपए कहां चला गया। इन्होंने कहा कि 200 गांव में बनी बनाएंगे, यानी कि वन क्षेत्र को बढ़ाएंगे। कितने गांवों के अंदर इन्होंने वन क्षेत्र को बढ़ाया, उसके लिए भी बजट पास किया था। ये सरकार 2022-23 में जब बजट लेकर के आती है तो उसमें सिर्फ 54% बजट को यूज करती है, 46% पैसा लैप्स हो जाता है। वो पैसा कहां जाता है? ये शायद उस पैसे से सांसदों को, विधायकों को खरीदने में खर्च करते हैं, जनता के ऊपर खर्च नहीं करते। एमएसएमई पर 0.44% पैसा खर्च करते हैं लोग। काउंटर एंड टाउन प्लानिंग पर 0.56% करते हैं, ग्रामीण पे 6.16, पशुपालन पे 8.46, पंचायत पर 15.88, कृषि पर 20%। जहां कृषि के लिए बड़ा बड़ा दम भरते हैं, सिर्फ 20% पैसा खर्च करते हैं। सामाजिक न्याय पर न्याय व्यवस्था ठीक कैसे होगी, जहां पर सिर्फ 28% पैसा खर्च हो रहा है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान चली जाती है और ये कहते हैं कि न्याय व्यवस्था हरियाणा के अंदर सबसे शानदार कर दी, डीएसपी तक तो महफूज नहीं है। आप आम जनता की कैसे बात करेंगे? कुछ ही दिनों पहले मनोहर साहब का एक बयान आया था कि मैं पूरे हरियाणा की जनता को व्यवस्था नहीं दे सकता, सुरक्षा नहीं दे सकता। भाई कैसी सरकार चला रहे हैं आप? प्राथमिक शिक्षा के लिए 39.62% इन्होंने यूज किया, माध्यमिक शिक्षा के लिए 45.98% यूज किया, सिंचाई के लिए 48.54, यानी कि इतने महकमे ऐसे थे जिनमें ये लोग 50% भी अपना जो बजट इन्होंने अलोकेट किया था वो खर्च नहीं कर पाए। अब एक और बात है, हिसार एविएशन हब है, उसके लिए 620 करोड़ रुपए की राशि बजट में आई। खर्च कितना करते हैं जी? 332 करोड़। वो 300 करोड़ रुपए कहां चले गए? 80 करोड़ रुपए ले सिंचाई विभाग के लिए में मशीनरी और इक्विपमेंट लाने की बात करते हैं, खर्च करते हैं 34 करोड़ 80 करोड़ में से। हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के लिए 500 करोड़ का बजट एलोकेट होता है, खर्च करते हैं सिर्फ 96 करोड़। यानी ग्रामीण का उत्थान करेंगे कब? 500 में से 96 करोड़। और निकाय के लिए विकास के लिए 720 करोड़ की राशि हुई, 341 करोड़ रुपए खर्च किए। प्राइमरी स्कूल के लिए 50 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ, 19 करोड़ खर्च किए। कॉलेजेस के लिए 170 करोड़ जवाब एक साथ दे दूं और 90 करोड़ रुपए खर्च किए। मुझे लग रहा है आपसे पूछे जा रहे हैं, आप सारे बजट नहीं, आपको जानकारी कहाँ से मिली? अभी तो बजट आया ही नहीं, अभी तो बजट आया नहीं, जानकारी कहाँ से मिली? अभी बजट आया नहीं, पुराने बजट पे रिव्यू नहीं आया। बेड का हॉस्पिटल बनाया, पुराने बजट पे गुरुग्राम में 700 बेड का हॉस्पिटल बनाया। गुरुग्राम का जवाब मैं दूंगी। आपके बजटों का हिसाब किताब है, लेखा जोखा एक सेकंड, एक सेकंड बेनीवाल जी, एक सेकंड। 700 बेड का आप ये बोल रहे हैं बजट खर्च नहीं हुआ, पिछली बार का बजट खर्च हुआ, ये कहां से आया आपके पास? ये आंकड़े कहां से आए? सोर्स बता दो। अरे सोर्स आपके सारे न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं। दैनिक जागरण छापता है, दैनिक जागरण छापता है, दैनिक जागरण छापता है। बजट अभी आया नहीं है, पिछले बजट का रिव्यू हो गया। अरे आप लोग बजट यूज ही नहीं करते। आपका पिछले बजट का रिव्यू आ गया क्या? ये बता दो 700 पिछले बजट का रिव्यू आ गया क्या? अरे पिछले बजट का रिव्यू आ गया क्या? आपने रेल बना दी, एलिवेटेड रेल ट्रैक बना दिया। बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक दिखाओ, अखबार दिखाओ। अरे मैं बहादुर चलता हूं, मैं बहादुर चलता हूं। बाकी बात का जवाब नहीं, इधर उधर नहीं, सिर्फ बजट पर आप कह रहे हैं बजट जो है, आप कह रहे हैं यूज नहीं हुआ, इतना % यूज हुआ, ये कहाँ पर है? ये मुझे बता दीजिए, ये बता दीजिए सोर्स। नहीं मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, भास्कर लिखता मुझे है, दिखाओ ना। मैं साथ बैठी हूँ, सरकार का मैं साथ में बैठी हूँ, मिसमैनेजमेंट, मैं दूर नहीं। देखिए बजट का मिसमैनेजमेंट क्या ला, ये दिखाइए। अच्छा, यही 2023 की खबर है, मैंने भी यही बोला। 2023 की खबर है। अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो? मैंने भी यही बोला कि पिछले साल की खबर है, पिछले 10 साल का पिछले साल की खबर है, मैं यही पिछले कह रहा साल की खबर। अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो? अरे झूठों के सरदार केजरीवाल के जो शिष्य मोर करेंगे क्या? चंडीगढ़ में अरे इतना बड़ा झूठ। ज्योति जी मैं ये कह रही हूँ कि रिव्यू अभी आया नहीं, तुम्हारे पास इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दे डाली। मुझे इतना बता दो, रिव्यू आया नहीं, आपके पास कहाँ से आ गया?
ना 2023 का, ना 2024 का, पहला झूठ तो और खबर की डेट में ही निकल गया, अब ये देंगे, खबर की डेट में ही निकल गया। बजट होगा भाजपा की सरकार का, बाकी भी सुनो, बाकी भी सुनो। फिर मैं जादू जी को चर्चा में बता दिया मैंने, बाकी भी ये पिछले बजट का बता रहे हो, ये अमृतकाल का ही बजट है, इसमें बताया गया कि केजरीवाल का बजट नहीं है जो सत्र का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। इसमें लिखा है कि गुरुग्राम में 700 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, कहाँ बनाया? अभी आप रुकिए, बोलो झूठे हो, नामे जवाब दो, झूठे हो, पहला झूठ निकल गया, पहला झूठ निकल गया, पकड़े गए तुम, पकड़े गए तुम, अरे झूठे हो, चोर हो, झूठे के सरदार, हरियाणा के जनता का पैसा लूट रहे हो, झूठों के सरदार आप हो, लोग पकड़े झूठे हो, गए, बहुत झूठे, पकड़े गए, पकड़े आपने, झूठों के सरदार हो, चोरी आज पकड़ी आप गई, पकड़े इनका गए। बजट मेरे अरे सामने पिछले साल और के बजट आप की एक खबर भी को अगर लेकर चीज यहाँ पर पूरी बैठे की हो हैं, तो हम यही पिछले बैठे साल हैं। की खबर को बजट लेकर का आज के एक बजट चीज पे आप पूरी बोल नहीं रहे हो, करी। कमाल बजट कर जब दिया, बता दिया तो हो कमाल कर चिल्लाना दिया, स्टार्ट, चिल्ला पड़ रहा है। मैं तो नहीं चिल्लाई, मैं तो मुस्कुरा रही हूँ कि कैसे पकड़े गए, झूठे पकड़े गए, ना तो 2014 का बजट पूरा नहीं मुझे किया, नहीं ना बोलो, 15 मैं का, बता 16 का, पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी अभी रुकिए, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे, अभी आप रुकिए, झूठ पकड़ा, अभी तो 24 तक आ गया, तकलीफ हो गई। पंकज बेनीवाल जी, सुन लो मेरी बात, अभी आप शांति से दूसरों को सुनिए, आप दूसरों को सुनिए। राजनीति का इस्तेमाल वंदना जी आप उत्तर देंगे, उसके बाद जादव जी को चर्चा में जोड़ेंगे हम। मालूम है, एक एक बात का जवाब दूंगी मैं, लेकिन आपका झूठ पकड़ा गया। 700 बेड का आपने यहाँ हॉस्पिटल पर बन गया इतनी गुड़गांव लंबी में, चौड़ी एक ही स्पीच बात दी। का जवाब दो। बिल्कुल बनेगा, आयन हम में बनवाएंगे, हम 9 साल में नहीं बनवाएंगे, बना पाए, हम बनाओगे, बनवाएंगे, 9 साल में नहीं बना बनवाएंगे। पाए, सुन लो, अहिर रेजिमेंट की बेनीवाल गारंटी जी, नहीं दिलवा पाए, पंकज जी, अहिर रेजिमेंट की गारंटी नहीं दिलवा पलटो पाए नहीं, मोदी जी से, पलटू, क्यों नहीं दिलवाई? पलटू के यहीं पे शिष्य बैठे हुए पलटो मत, अहिर पलटो रेजिमेंट मत, के लोग मुझे यहीं बताओ बैठे झूठ हैं, क्यों बोला? वो अहिर रेजिमेंट का गारंटी मैं कहाँ जवाब है? देती हूँ, अहिर रेजिमेंट का गारंटी जवाब मैं नहीं है, देती हूँ। वो झोल मोल है, एक बार गोल चुप हो मोल जाओ है तो मैं आपकी जवाब दे बातें। दूँ। आप लच्छेदार भाषणों में पंकज देश बेनीवाल नहीं जी आएगा, आप क्या कर रहे हैं नहीं अभी? हरियाणा पंकज आएगा। बेनीवाल जी आप बोल चुके हैं, बहुत विस्तार से बोल चुके हैं, अभी शांति से सुनिए। रेजिमेंट पे सिर्फ एक बात मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी, मुझे लगता है राजनाथ जी ने इसको संसद में इसका जवाब दिया था, ये सबको मालूम होना चाहिए। राजनाथ जी ने बड़ा क्लियर कहा था कि 1947 के बाद जाति पर कोई भी रेजिमेंट नहीं बनी है, ये मुझे लगता है कि सबको मालूम। हम बजट पर बात कर रहे हैं, आप डिटेल मत करें मेरे साहब। हर बार ये विषय उठाते हैं तो एक बार मैं इसको यहीं पे कंक्लूड कर देती हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, ये 1947 के बाद जाति पर कोई रेजिमेंट नहीं बनी है, तो कुछ भी करेंगे। जनता अगर चाहती है तो जाति में नहीं बांटेंगे, जाति में नहीं बांटेंगे, धर्म में नहीं बांटेंगे, वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारा काम है। कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? मैं आपसे कौन बांट रहा है? पूछता हूँ, नहीं, मुझे आप लगता है 5 ऐसी ज्योति मैं चीजें जवाब दे दे दूं दीजिए कि आप हरियाणा की जनता से इन बातों पर ज्योति, वोट ज्योति, मांगेंगे। पंकज बेनीवाल जी की ओर डाउन करें बिना पर्ची खर्ची के नौकरी, बिना सुन ले भैया, सुन ले। नंबर 1 बिना पर्ची खर्ची के नौकरी, नंबर 2 40 पेपर लीक, लेकिन कोई भी पेपर सारे कैंसिल, सारे कैंसिल उठे आप अभी पंकज बेनीवाल जी बोलना नहीं चलेगा। बेनीवाल साहब, पंकज बेनीवाल जी, वरना जी पर रुकिए आप, वरना पोपली जी पर रुकिए। बेनीवाल साहब क्या तरीका है आपका? आपकी ऑडियो डाउन करवा चुकी हूँ, आपकी ऑडियो डाउन है अभी। पंकज बेनीवाल जी जो आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं डिबेट का? पंकज जी क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप डिबेट का? क्या तरीका है आपका? ये आपकी ऑडियो डाउन है अभी, वरना पोपली जी। अभी निवेदन के साथ में राजेंद्र जी को चर्चा में जोड़ती हूँ, उसके बाद आपके पास आएंगे। जादौन साहब, चूंकि चुनाव करीब हैं, तो क्या इस बार कोई बड़ी सौगात बजट में मिल सकती है हरियाणा को? क्या हरियाणा की जनता ये उम्मीद करे? नहीं, उम्मीद तो करनी चाहिए। देखिए कि चुनाव ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी पर एक दबाव बनाती है कि चुनाव में जाना है तो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, और कुछ अपेक्षाएं होती हैं और कुछ बहुत ही जो है मूलभूत जरूरतें भी होती है, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बाध्य होती है और इस तरह से मैनेजमेंट करती है कि रेवेन्यू भी आए और लोगों को रेवेन्यू देते हुए बहुत तकलीफ भी ना हो, और फिर जो रेवेन्यू आए उससे बजट बनाकर विकास किया जाए और लोगों के आम जनजीवन, तमाम उनकी मूलभूत सुविधा आवश्यकताओं की पूर्ति उस बजट के माध्यम से की जाए। तो अब ये है कि बजट सत्र है और चल रहा है और बजट आने वाला है 23 फरवरी को। तो उम्मीद करते हैं
लेकिन अब सवाल ये है कि विपक्ष को भी बहुत मुस्तैद रहने की जरूरत है। वो देखता है कि विपक्ष तो ये सोचता है कि शायद डिबेट में कुछ विपक्ष के फेवर में मीठी मीठी बातें कर दी जाए और उससे जनता प्रभावित होकर मतदान कर देगी उनके पक्ष में, तो ये सोचना गलत है। पहले तो आप अध्ययन कीजिए कि पिछला बजट था वो कितना बजट था और किस मद में किस जरूरत के लिए कितना बजट रखा गया था और वो कितने % खर्च हुआ है। ये तो कई बार मंत्री और मुख्यमंत्री भी मान चुके हैं कि कई बार 70-80% ही बजट इस्तेमाल हो पाता है, तो 20% कहाँ चला जाता है, फिर उसको किस तरह से फिर ये सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाती है कि हम इतना बजट लेके आ गए और हर साल महंगाई भी बढ़ती है, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। अगर आपने 10-15% बढ़ा भी दिया तो वो तो महंगाई से ही कवर हो जाता है। सवाल ये है कि विकास का जो आयाम है, जो पैमाना है, वो आगे बढ़ना चाहिए ना, कि आप सिर्फ अमाउंट दिखा के और बस जो है प्रचार करके ये कहते रहे इतना बजट आ गया, इतना बजट आ गया। अभी जो है राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार ने तमाम अपने दावे उसमें रख दिए, तमाम अपनी उपलब्धियां बता दी, आंकड़े बता दिए। मसलन कि 2014 में जब हमने सत्ता संभाली तो 7 मेडिकल कॉलेज से 15 हो गए और सरकार जो है पहले कार्यकाल से कहती आ रही हम हर जिले में खोलेंगे। हर जिले में। सवाल यह है कि वो हर जिले में कब तक हो पाएंगे, उसकी कोई स्पीड जो है सरकार क्यों तय नहीं करती कि हर महीने में, हर 6 महीने में हम इतने खोल देंगे। सवाल ये है कि डॉक्टर्स की कमी है, सरकार दावे कर रही है कि हमने कॉलेज बढ़ा दिए कई, तो टीचर्स की कमी है स्कूलों में, वो लंबे समय से चलता रहा है। फिर सरकार कह रही हम ढांचागत विकास कर रहे हैं, चलिए वो तो है, ढांचागत विकास होगा तो निवेश भी आएगा, तमाम जो है सिस्टम दौड़ेंगे, अर्थव्यवस्था दौड़ती है। अर्थव्यवस्था की जो स्पीड है वो ढांचागत विकास के जरिए ही तय होती है, समानुपाती है वो, जितना ढांचागत विकास होगा उसी अनुपात में जो है अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी। तो अब ये विपक्ष को जन आधारित आंकड़े एकत्र करके और टू द पॉइंट जानकारियां सरकार से मांगना चाहिए और वैसे जो है तमाम तरह की आलोचना से कुछ सार नहीं निकलता। लोगों तक मैसेज जाए कि भाई ये स्थिति है और बजट की ये जरूरतें हैं और सरकार को अभी जो है अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय तरीका है सरकार की आलोचना करने का और जो कमियां रही हैं उनको उठाने का, क्योंकि जब वो विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो वो विपक्ष ये बताता है कि हमने विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आए, उसके कारण बताए जाते हैं, तो उन कारणों में वो उनको बताना होगा कि ये मुद्दे हैं, ये कमियां हैं, ये विफलता है। तो सरकार को सचेत रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है और उनको वो निभाना चाहिए। उससे पब्लिक में मैसेज जाएगा कि आखिर में कौन काम कहाँ ठीक कर रहा है और कहाँ गलत कर रहा है। पोपली जी, देखिए विपक्ष बार बार ही कहते हैं आर्थिक हालत बहुत खराब है राज्य की, कर्ज बहुत बढ़ चुका है, इस बार भी केवल जुमलेबाजी या फिर शब्दों का, आंकड़ों का खेल ही किया जाएगा बजट में। नहीं, देखिए जिसको कहना होता है इस प्रकार का कहते हैं। मुझे याद है हुड्डा जी किस प्रकार से इतना बड़ा कर्जा छोड़ कर गए थे, उसको हमने वापस करने का काम किया। दिखाते अलग थे, लेकिन जिस प्रकार से बॉन्ड थे और बिजली पर कंपनियों का जो कर्जा था, ये सब हमारे सामने है, उसको हमने वापस करने का काम किया। जो कर्जा लेने की जो निर्धारित मापदंड है उसको हमने कभी भी पार नहीं करा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि तकरीबन जो है हमारा राजस्व घाटा 3% से कम रहा और हमारा जो कर्ज लेने का जो था वो जीएसडीपी का 24.2% रहा। पंजाब का तो 48% तक पहुंच गया था, ये हम सबको मालूम है। तो ये जो, और सबसे बड़ी बात, हम पूंजीगत व्यय कर रहे हैं। ये 61,057 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय हुआ, जो कि 30% रहा, जो इससे पहले 30% तक कभी नहीं गया, उससे हमेशा नीचे ही रहा। उसके अलावा हमने ऋण की समय सीमा को कम किया ताकि उसको टाइमली हम उसको वापस कर सकें। हमने जो हुड्डा साहब के टाइम जो कर्ज था उसको भी हमने वापस करने का काम किया। लेकिन यहाँ पर कुछ एक बड़े प्रश्न यहाँ पर किए गए। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर कहा गया, यहाँ पर हेल्थ को लेकर कहा गया, इवन क्राइम को लेकर भी कहा गया। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, अभी डीएसपी बड़ा मतलब की हत्या के बारे में यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि उनकी किस प्रकार से भिड़ंत हुई और किस प्रकार से उनको बहुत दुर्भावना पूर्वक उनको मार दिया गया, तो वो उसके बारे में ये कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तो चलिए आपस में भिड़ंत हुई क्रिमिनल के साथ, ठीक है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का मरना या काली मंदिर में जिस प्रकार से जो अटैक हुए वो भी इनको याद रखने चाहिए कि वो सब क्या हुए और उनके अपने राज्य में हुआ क्यों। आपकी सरकार जहाँ कंपैरिजन तो वहीं से होगा ना, आपका कंपैरिजन वहीं से होगा, आपका कंपैरिजन। आप सरकार बनाने की बात करते हैं,
हम आपके नहीं, आप लोग सरकार में तो वही है ना, कंपैरिजन तो करेंगे, तुलना तो तभी हो पाएगी। कंपैरिजन तो आपसे करेंगे जहां आपकी सरकार है, तो वहाँ पे कंपैरिजन तो करेंगे ना। अब आप कहो कि जी कांग्रेस में भी कुछ मत कानून कहो, व्यवस्था आपकी बता अभी तक दीजिए बनी कि नहीं ना, आगे बननी है, लेकिन जहां बनी है वहाँ कंपैरिजन बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री को हवाई जहाज से उतार दिया जाता है, मुख्यमंत्री को हवाई जहाज से उतार दिया जाता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मान लिया हमने इस चीज को। देखिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज की बात करी जा रही है। मुझे लगता है हम सब इस चीज को जानते हैं कि किस प्रकार से स्टंट के रेट को कम करना और किस प्रकार से जो हेल्थ फैसिलिटी कितने हॉस्पिटलों में डलता है पूरे हरियाणा के सरकारियों में, बता दो जरा। ऐसे 1 to 1 पूछना है, 1 to 1 पूछना है, फिर आपने इतना लंबा चौड़ा स्पीच क्यों दिया था? ये लंबा है ना, गुरुग्राम में 700 बेड का अस्पताल बना कि नहीं बना? आप बोलो बेनीवाल जी, आप साथ-साथ मैंने आपके एक विषय पे टोका, मैंने आपके एक विषय पे टोका था। आप हर मिनट टोकेंगे, आप हर मिनट टोकेंगे तो आप बोल लो। लीजिए, ये मैंने रख दिया। आप समय बर्बाद कर रहे हैं डिबेट का, आप समय बर्बाद कर रहे हैं पंकज जी। पंकज बेनीवाल जी, आपके टाइम में कोई नहीं, कितनी बार बोलेंगे? आपके टाइम में कोई भी बोला था पंकज जी? बार-बार जवाब लेंगे, रिव्यू कौन करेगा? अरे जवाब के लिए टाइम तो दोगे, जवाब के लिए टाइम तो दोगे, या बीच में बोलते रहोगे? क्यों आना में जवाब बैठे यहाँ पर? क्यों? आप मेरे को बताएंगे कैसे जवाब देना है? आप बताएंगे कैसे जवाब देना है? आप बताएंगे कैसे जवाब देना है? चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए और सुनिए, और सुनिए, सुनिए, चुपचाप बैठिए और सुनिए। जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। आप क्यों बोलते रहेंगे? जनता की आप टीवी डिबेट में बैठे, आपकी पार्टी का मंच नहीं है, यहाँ पर जितने आपकी पार्टी की जनसभा नहीं चल रही, आप बहुत गलत। नहीं, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे, आप क्यों बोलते रहेंगे लगातार? मतलब आप बार बार रिपीट मत करें बात को, आप रिपीट मत करें बात को, आप समय बर्बाद कर रहे हैं डिबेट। एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछ, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता सुन रही है, जनता समझ रही है। देंगे कि नहीं देंगे? आप शांति से बैठिए भाई, या आपके हिसाब से जवाब दूं कि अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर इस ओहो पंकज जी, आप फिर से शुरू अपने टाइम में पूछो, अपने टाइम में पूछो, कर तो आप रहे हो। तो आप टीवी डिबेट में नहीं करेंगे, आप मेरी डिबेट में ऐसा नहीं करेंगे, आप मेरी डिबेट में ऐसा नहीं करेंगे, मैं अलाउ नहीं करूंगी। आप बार बार समय बर्बाद कर रहे हैं। मेक श्योर कि मैं अगर बीच अरे बजरंग जी, आप बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करें। ये डरते हैं, इनको पता है आंकड़ों के साथ जवाब आएंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तीन विषय रखे गए। सबसे पहले हेल्थ की बात की गई, एजुकेशन की बात की गई और तीसरा महंगाई की बात की गई। मैं आपको बताना चाहूंगी ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपको महंगाई पे डेटा दे देती हूँ। महंगाई में आपको बताना चाहूंगी कि यूपीए के समय में 13 से 14% महंगाई दर रही और हमने जो है पिछले 10 सालों में 4 से 6% हमारी महंगाई दर रही, जो कि रिजर्व बैंक की टारगेटेड आएंगे। लास्ट कमेंट के लाएंगे बेनीवाल जी, उसको समझना पड़ेगा। और ये बार बार मुद्दा उठाते हैं शिक्षा का। मुझे लगता है ये हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से जो स्कूल है उसमें हमने बेसिक एजुकेशन का ध्यान दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। हो सकता है कुछ एक स्कूलों में अगर कहीं पर कमी रह गई, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है बजरंग दास गर्ग जी का क्या मतलब है जब ये पूछते हैं कि पानी का नल नहीं है, अपने समय को भूल गए, या पानी के नल वहां से उतर गए, या वहां से बिल्डिंग हट गई। तो मुझे लगता है इसका जवाब इनको अपने समय का भी देना चाहिए। यहाँ पर एक बात कही गई कि रेवाड़ी में एक स्कूल है, वहां पे दारू की भट्टी मिली। अरे स्कूल प्राइवेट स्कूल था, बंद था, सरकारी स्कूल नहीं था। ठीक है, प्राइवेट स्कूल कोई भी खोल सकता है, बंद कर सकता है। और वहां पे दारू एक सेकंड में बीच में बोलना भी नहीं है। पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि हम टॉप स्टेट्स में हैं कि हमने नर्सिंग स्टाफ, रेडियोलॉजी और ये सब जो सारा अरेंजमेंट है हमने टॉप 3 स्टेट्स में है। और उसके बाद जहां तक डॉक्टर्स की बात है तो हमने डॉक्टर्स की सीट बढ़ाने का काम, मैं फटाफट आपकी कमेंट ले रही हूं अभी। है नहीं, ये सब इनको जानना पड़ेगा। और यहाँ पे स्कूल बंद करने की बात करते हैं, स्कूल मर्ज होना और बंद होने में फर्क है। अगर प्राइमरी, मिडिल और सीनियर स्कूल एक ही बिल्डिंग में बजरंग जी बोले आखिरी कमेंट आपका ना, उसको प्लीज अभी समय कम है, मेरी मजबूरी आप समझिए, एजुकेशन अभी टाइम कम है, टॉप पर रहे हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट ले रही हूं मैं, बजरंग जी बोले। जो ज्योति जी, ये सुरेंद्र डीएसपी की जो हत्या, आप लोग एक मामला लेकर मत बैठे, आप सदन, ये आप कुछ बोलेंगे फिर ये उत्तर देंगे उस बात का, क्यों नहीं आप सदन की कार्यवाही पे बात कर लेते हैं। चलो आप लीजिए, आप भी रुकिए, महंगाई की बात की, सुनिए ज्योति जी ने कहा महंगाई के लिए 6% दर हुई है हमारे राज्य के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ, रसोई गैस सिलेंडर 400 का 1100 रुपए हो गया, कितना परसेंट हो गया? इनको बोलने दीजिए, अंतिम बात कर रहा हूँ, इनको बोलने दीजिए, आप
इनको बात की इटली से आती थी, ये बता दो मुझे। 2-3 चुप कराओ इनको, बार-बार बीच में बोलने लगते हैं। हर एक आपने तो पहली बार बोली और जो आप झूठ बोल रहे हैं उसका बता रही हूँ आपको ना। मैं कहा बोला, मैंने कहा बोला आपके बीच में? चुप रहो आपके बीच में, कभी बोला मैं आपके बीच में? चलिए आप इस बात पर मत लड़े, आप ये रुक गई हैं, ये सुन रही हैं अभी आपको। हमारे राज के अंदर 25 रुपए लीटर दूध था, 25 रुपए लीटर हमारे टाइम में दूध था, आज 55 रुपए हो गया। हमारे समय में 60 रुपए किलो दाल थी, आज 150 रुपए किलो दाल होगी। हमारे टाइम के अंदर 60 रुपए लीटर था, आज 160 रुपए हो गया। ये कहते 6% दुगनी, मतलब 90% से ज्यादा महंगाई इनके राज के अंदर हुई है। जहाँ 55 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल था, आज 90 पार हो चुका है। ये कहते 6%, कौन सा आंकड़े? ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं। हाँ, यहाँ महंगाई है, महंगाई में बल नंबर 1 पे है ये, अपना बेरोजगारी में नंबर 1, क्राइम पर नंबर 1, हर काम के अंदर कहते विकास हमने करवाया। कौन सा विकास है? इन्होंने कहते हैं हमने कर्जे की बात आती है 1900। ठीक है सर, अभी 2014 रेणु साहब आपने पिछले उत्तर में कहा कि स्पीकर अभय ने भी कल बाइट में कहा, बजरंग जी अभी समय आप सारे मुद्दे गिना चुके हैं, अभी आप सुने। प्लीज रेणु साहब सिर्फ आधा मिनट दूंगा। नहीं, स्पीकर को लेकर मैं रेणु साहब से ही बात कर रही हूँ अभी। बजरंग जी को म्यूट करिए, तो आप लोग बोलने लग जाते हैं, शांत नहीं होते उसके बाद। ओके जी, समय नहीं है मेरे पास अभी। नहीं, एक लाइन रेणु साहब कल भी अभय कह रहे थे, लेकिन आपने भी देखा होगा एक ही बात से जब, हाँ बिल्कुल एक ही बात का जवाब दे रही हूँ मैं, और एक ही सेंटेंस में जवाब दे रही हूँ। जब ज्ञानचंद गुप्ता जी ने पूछा कि आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या इसका रिलेटिव प्रश्न है या आप इसको सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अगर नहीं है तो इसको आप बंद कर दीजिए। उन्होंने सीधा बोला कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप मुझे टोकते हैं। मतलब टोकना, अगर सही बात पे टोकना गलत है तो 1000 बार रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है रेणु साहब, कल भी अभय ने कहा, अब पोपली जी जवाब दे रही कि सही बात के लिए तो टोका ही जाएगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय ही उलझते हैं स्पीकर से? बजरंग दास जी म्यूट है आप। रेणु साहब बोले। इनकी ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल रही है सर। पंकज जी आपका भी अंतिम कमेंट, हालांकि आप लगातार बीच में बोलकर बहुत समय ले चुके हैं, बोले। ज्योति जी, पोपली जी ने कहा कि महंगाई की दर के लिए आंकड़ा दे दिया कि उनके टाइम पे इतना, हमारे टाइम पे इतना। तो सिलेंडर के रेट, दूध, दही, लस्सी, मट्ठा, पता नहीं किन चीजों पर, हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा करके हर चीज को इन्होंने महंगाई के लिए एक माता बहन को रुला दिया है। और ये कहते हैं कि महंगाई हम कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से निकले हैं। इनकम बीपीएल परिवार के 80 करोड़ लोग, बताए मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देंगे अगले 5 साल तक। अरे बीपीएल परिवार के लोग बढ़ा दिया आप लोगों ने। आप कहते हैं कि इनकम बढ़ गई, इनकम कहां से बढ़ गई? बीपीएल के लोग बढ़ गए। अरे इनकम नहीं बढ़ी, बीपीएल के लोग बढ़ गए। आंकड़ों में ना उलझाओ, पूरे देश की जनता, हरियाणा की जनता देख रही है कि आप लोगों ने महंगाई बढ़ाकर कमर तोड़ दिया लोगों की। अरे महंगाई बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ दी आप लोगों ने। आप लोग बात रखे, और जो रिवाड़ी का स्कूल है वो सरकारी स्कूल ही है, सरकारी स्कूल बंद किया गया और उसमें दारू की भट्टी चलाई गई। ये भाजपा की सरकार का चरित्र, दोहरा चरित्र, जो कहते पूछे करते पूछे। इनके बजट में जो लिख दिया जाता है उसका मतलब ये है कि ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं ये बजट में कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी आगे चर्चा के लिए समय नहीं, आप दोनों रुकिए अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही को लेकर और क्या कुछ उम्मीदें हरियाणा को इस बार के बजट से लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। 14वीं विधानसभा के 5वें बजट सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए